वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एएस क्लासेस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएस क्लासेस और मैं अशोक शर्मा फिर हाजिर हूं लेकर एक और नया एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के सामने। ये जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनका चैप्टर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस टॉपिक्स की वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल एएस क्लासेस पर अपलोड कर चुके हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, उन्हीं टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग नए इस वीडियो में टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस टॉपिक हम लोगों ने अपने वीडियो में डिस्कस किया था वो था फॉर्मेशन ऑफ यूएन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन। उसी सीरीज को आगे करते हुए, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ और नए यूएन के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन। यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जब हम इन ऑर्गन्स की बात करते हैं तो बेसिकली जब इनकी नंबर्स की बात की जाती है तो ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स 6 काउंटिंग में है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो है 6 काउंटिंग में है। वैसे इसके काफी ऑर्गन्स हैं लेकिन प्रिंसिपल ऑर्गन्स 6 है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। आखिर ये 6 कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है जनरल असेंबली। ठीक है, और जो हमारा दूसरा सेकंड ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, और जो हमारा तीसरा है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इसके बाद हमारा जो चौथा है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है यानी 5th वन जो है वो है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट एंड जस्टिस। ठीक है, और लास्ट जो है 6th पार्ट जो है इसका मीन 6th ऑर्गन जो है वो है सेक्रेटरीट। क्लियर। आज इस वीडियो में हम लोग जो ऑर्गन्स डिस्कस करेंगे वो है हमारा फर्स्ट जनरल असेंबली, सेकंड सिक्योरिटी काउंसिल एंड द थर्ड वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इन 3 ऑर्गन्स के बारे में वन बाय वन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट ऑर्गन के बारे में जो है हमारा जनरल असेंबली। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे बोर्ड के एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जो वो आता है। तो सबसे पहले बच्चों वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है 6 मार्क्स में आया है, कई बार रिपीट हुआ है, वो है मेंशन दी 6 प्रिंसिपल्स organs of
UN and describe the function of any two of them, उनमें से कोई भी दो जो है वो हम लोगों को डिस्क्राइब करने हैं। ठीक है, अब डिस्क्राइब दो कर रहे हैं तो हमें याद तो भाई 6 के 6 करने पड़ेंगे। 6 के 6 करेंगे तब दो को हम प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर पाएंगे। अब इसमें एक चीज और भी हो सकती है कि बोर्ड में हमसे रिलेटेड क्वेश्चन ये सारे ना पूछकर, समझो, शॉर्ट फॉर्म में कोई भी शॉर्ट नोट के तौर पर इनमें से किसी का भी नाम दे और कहे भैया इसको फंक्शंस को डिस्क्राइब करो, तो इसलिए हमको सारे के सारे फंक्शंस इनके पता होने चाहिए, सारे से सारे ऑर्गन्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन सभी ऑर्गन्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब सबसे पहले उसको फर्स्ट पार्ट जो है वो देख लेते हैं, जनरल असेंबली। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कई बार UNGA भी लिखा मिलेगा, UNGA, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। UN जहां भी जुड़ा है इसका मतलब यूनाइटेड नेशन, और GA मींस जनरल असेंबली। ठीक है, तो इसमें कहीं भी क्वेश्चन में आए, कभी भी कहीं भी दिखे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए एक एक करके इसके सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हम इसके मेंबर्स के बारे में देखते हैं। तो जितने भी UN के मेंबर्स हैं, मींस ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन are its member, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी जनरल असेंबली के मेंबर्स होते हैं। और हमने ये पढ़ा, प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी तो 51 मेंबर्स ने जो है इसको साइन किया, एक डॉक्यूमेंट पे साइन किया जिसको UN चार्टर के नाम से जाना जाता है, और UN का फॉर्मेशन हुआ। स्टार्टिंग में हॉलैंड जो था, इसका जो पार्ट था वो बाद में इससे जुड़ा, पहले 50 मेंबर्स ने उस डॉक्यूमेंट पे साइन किए। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट में कितने हैं। जब हम जनरल असेंबली की बात करते हैं या यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो प्रेजेंट में यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो है 193। ठीक है, कितने मेंबर्स प्रेजेंट में जुड़े हुए हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से? 193 मेंबर्स, मींस 193 स्टेट्स। ठीक है, और ये 193 स्टेट्स सभी अब किसके पार्ट हो गए? जनरल असेंबली के पार्ट हो गए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में साफ बताया है कि ऑल द मेंबर्स, ऑल द member countries have right to appoint five members
as their representative, as their representative. ठीक है, जब जनरल असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव तौर पे जो मेंबर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, तो यहां पर हर एक मेंबर कंट्री को ये राइट दिया गया है कि वो 5 मेंबर्स को एज ए रिप्रेजेंटेटिव जनरल असेंबली में भेज सकता है, शो कर सकता है। क्लियर? इसके बाद थर्ड, ईच मेंबर in UNGA has one vote. रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे 5 मेंबर्स हो सकते हैं जिनको भेजा जा सकता है, बट वोट एक ही काउंट किया जाएगा। मींस एक कंट्री मेंबर का एक ही वोटिंग काउंट की जाएगी। अगर कोई मैटर है जिसके ऊपर डिस्कस हो रहा है, जिसके ऊपर डिसीजन लेना है, तो वहां पर वोटिंग जब होगी तो एक कंट्री मेंबर की एक ही वोटिंग काउंट की जाएगी। ठीक है, इसके बाद चौथा हम देखते हैं वन मीटिंग in a year held in September or अक्टूबर। साल में इन मेंबर्स की यानी जनरल असेंबली की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, और वो होती है सितंबर के मंथ में या फिर अक्टूबर के मंथ में। वैसे कभी इमरजेंसी होती है तो और भी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा सकती है। क्लियर? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ, जनरल असेंबली हैज राइट टू elect 10 temporary members of the Security Council ठीक है, हमने देखा कि जो सेकंड प्रिंसिपल ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, और उस सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में से 10 टेम्परेरी मेंबर्स को इलेक्ट करने का जो राइट है वो जनरल असेंबली के पास है। यानी कि जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल में लगभग 10 मेंबर्स को इलेक्ट करके एज ए टेम्परेरी मेंबर वहां पर नियुक्त कर सकती है। और अगर हम दूसरी ऑर्गन के बारे में बात करें, इसी का जो दूसरा ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर, तो लगभग वहां पर 54 मेंबर्स को, कितने 54 मेंबर्स को इलेक्ट कर सकती है जनरल असेंबली। किसमें? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑर्गन में, सोशल काउंसिल ऑर्गन में। ठीक है, 10 members temporary members in security council and 54 members in social and economic council। कौन कर सकता है? जनरल असेंबली। इसके बाद इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी हमें देखना होगा कि जनरल असेंबली जो होती है वो यूनाइटेड नेशन का जो पूरा बजट है उसको पास करती है। मींस
passed budget of UN। यूनाइटेड नेशन का जो पूरा बजट है उस बजट को भी इसी जनरल असेंबली में पास किया जाता है, यानी कि सारे के सारे मेंबर्स के थ्रू ये बजट पास किया जाता है। ठीक है, ये हो गए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों को याद रखने, जो हम लोगों को ध्यान में रखने। इसके लिए दो कारण है, एक तो बोर्ड एग्जामिनेशन तो आपका है ही, इसके अलावा जो दूसरा कारण है वो ये कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनमें से कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो दोनों ही एरियाज में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो चलिए सिक्योरिटी काउंसिल को भी एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं वो ये कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूएन। ठीक है, इसी वजह से इसको एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। इट में बी कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे इट हैज 5 परमानेंट मेंबर्स। 5 मेंबर्स। सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 मेंबर्स हैं, यानी 5 जो स्टेट्स हैं वो परमानेंट मेंबर के तौर पे रहते हैं। अभी 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं ये कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला यूएसए। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो है ब्रिटेन, जो तीसरा है वो है फ्रांस, जो चौथा है वो है रशिया, और जो 5वां है वो कौन है? हाँ प्यारे बच्चों, हमारा पड़ोसी देश चाइना। ये 5 जो मेंबर्स है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट मींस ये ऑलवेज बने रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। जब इसके टेम्परेरी मेंबर्स की बात होती है तो लगभग यहां पर 10 टेम्परेरी मेंबर्स।
कितने टेम्परेरी मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में? 10 मेंबर्स हैं जो कि टेम्परेरी मेंबर के तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में भी देख लेते हैं भाई, 10 टेम्परेरी मेंबर्स के बारे में। चौथा पॉइंट जो है 10 मेंबर्स आर 10 members are elected for a period of 2 years। ठीक है, ये जो 10 टेम्परेरी मेंबर्स हैं ये 2 सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर 2 साल के बाद टेम्परेरी मेंबर्स चेंज होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अगर टोटल मेंबर्स की संख्या देखी जाए तो कितनी हो गई? टोटल मेंबर्स 15। ठीक है, और इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे 2 में, 5 परमानेंट, 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी। कोई दिक्कत क्या है बच्चों? है नहीं है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वो क्या है? 6th वाला, दी member states which has completed its period cannot be elected immediately। ठीक है, अगर कोई मेंबर यानी टेम्परेरी मेंबर, परमानेंट मेंबर तो हटते नहीं, कोई भी मेंबर का अगर टाइम टेन्योर कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद उसको तुरंत इलेक्ट नहीं किया जाता, कुछ समय के बाद उसको इलेक्ट किया जाता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बारे में एक इंटरेस्टेड पॉइंट जो है वो देख लेते हैं, और वो इंटरेस्टेड पॉइंट है रिलेटेड टू आवर कंट्री इंडिया, इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, वो क्या है? इंडिया हैज its member many a time, कई बार इसका टेम्परेरी मेंबर हमारा देश भारत रह चुका है, और अब सभी वर्ल्ड की कंट्रीज जो है रिसेंटली अगर न्यूज़ देखें तो फोकस कर रहे हैं किस पर? भारत को इसका परमानेंट मेंबर बनाने के लिए। ठीक है, जिस दिन भारत इसका परमानेंट मेंबर बनेगा उस दिन भारत के पास एक पावर होगी, उस पावर के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस पावर को ये 5 परमानेंट मेंबर जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको देख ले फटाफट, हो गया ये। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट जो 3rd ऑर्गन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलो बच्चों, जो इसका 3rd ऑर्गन है उसको पढ़ने से पहले जो सिक्योरिटी काउंसिल है उस सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात और जान लेते हैं, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रोसेस।
process of resolution in Security Council. In Security Council. ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई रिसोल्यूशन पास करना है तो रिसोल्यूशन पास करने के क्या तरीका है, देखते हैं कि जब हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रिसोल्यूशन पास करते हैं तो इसके 2 डिफरेंट मेथड्स ऑफ वोटिंग होती है। वहां पर 2 तरीके से इसके लिए वोटिंग होती है। 2 मेथड्स ऑफ वोटिंग। ठीक है, अब ये 2 मेथड कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला फर्स्ट एंड सेकंड। ये 2 मेथड्स के जरिए हम लोग देखेंगे कि वहां पर किस तरीके से वोटिंग होती है। जब कभी सिंपल मैटर्स की बात की जाती है, इन प्रोसीड्यूरल मैटर्स, ठीक है, जब प्रोसीड्यूरल मैटर्स की बात की जाती है तो हमने देखा कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पर 15 मेंबर्स होते हैं। उन 15 मेंबर्स में से अगर 9 मेंबर्स अपनी वोटिंग ओके के तौर पर दे देते हैं, मींस वो रेडी है रिसोल्यूशन पास करने के लिए, तो वो रिसोल्यूशन जो है वो पास हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि रिसोल्यूशन can be passed if 9 out of 15 members vote for it। ठीक है, 15 में से 9 मेंबर ने अपनी वोटिंग ओके के तौर पर दी तो वो रिसोल्यूशन पास हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ वोटिंग में, इन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री मैटर्स। ठीक है, इकोनॉमिक और मिलिट्री मैटर्स में जो रिसोल्यूशन है वो कैसे पास होता है। हमने पढ़ा था 5 परमानेंट मेंबर्स के बारे में, तो हम फर्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं, ऑल द परमानेंट members must support for such an action। ठीक है, इकोनॉमिक और मिलिट्री मैटर, आर्थिक मामलों में या सैन्य मामलों में अगर रिसोल्यूशन पास करना है तो वहां पर 5 परमानेंट मेंबर्स की वोटिंग चाहिए। अगर 4 परमानेंट मेंबर्स ने ओके का और 1 परमानेंट मेंबर्स ने ओके नहीं कहा तो वो रिसोल्यूशन पास नहीं हो सकता। तो हम सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं, इफ 1 permanent member does not support
the resolution it is not passed। एक ने भी मना कर दिया तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं होता है। आखिर ऐसी क्या पावर है उस एक परमानेंट मेंबर के पास जो कि रिजोल्यूशन पास नहीं होता है? तो देख लेते हैं उसको क्या कहते हैं। यही पावर कहलाती है, दिस पावर is called veto power। समझ में आ गया? एक ने पास नहीं किया तो रिजोल्यूशन पास नहीं होता है। और यही पावर जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स यूज कर रहे हैं उसी को हम वीटो पावर के नाम से जानते हैं। और पर्टिकुलर समय में इंडिया को वीटो पावर मिलनी चाहिए, ऐसे आपने बहुत सारे थॉट्स सुने होंगे। जगह जगह आजकल इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि भारत को परमानेंट मेंबर बनाइए, भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया सिक्योरिटी काउंसिल में किस तरीके से रिजोल्यूशन जो है वो पास होता है। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड ऑर्गन है उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं। अब हमारा जो थर्ड है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है? और इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के बारे में हमने जो फर्स्ट पॉइंट लिखना है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और वो फर्स्ट पॉइंट क्या था? 54 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली। ठीक है? कितने मेंबर्स? 54 मेंबर्स है जो किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं? जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट, पीरियड ऑफ मेंबरशिप। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में जो मेंबर्स का पीरियड है, टाइम टेन्योर है, वो है लगभग 3 इयर्स। 3 सालों के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है? अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, 1/3 मेंबर ऑफ 1/3 members are elected every year। ठीक है? तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के जो 1/3 मेंबर्स हैं वो हर साल इलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि हर साल उसके 1/3 मेंबर्स नए आ जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब देखते हैं क्या प्रोसेस है, वो भी देख लेते हैं। चौथे पॉइंट में हम लिख सकते हैं मेंबर, MEM, मेंबर which has
completed the period can be elected again, ठीक है। हमने सिक्योरिटी काउंसिल में देखा कि उसके मेंबर का अगर टाइम टेन्योर समाप्त हो जाता है तो उसको इमीडिएटली इलेक्ट नहीं किया जाता। बट सोशल इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में अगर मेंबर का टाइम टेन्योर कंप्लीट हो गया है, उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है, तो उसको दोबारा से इलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। क्लियर है बच्चों? तो हमारे चारों चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। चारों चीजें मीन्स हमने 6 ऑर्गन्स जो है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो है यूएन के, उनके नाम देख लिए, वन बाय वन करके उनके जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं, यानी कि जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाकी के बचे हुए जो 3 पार्ट है, मींस 3 ऑर्गन्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक आपको पता ही है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल एएस क्लासेस, और हाँ, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।